हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आपके सामने कक्षा 12 आरोह पुस्तक से हमारा पाठ नंबर 12 है बाजार दर्शन। आज हम उसके विषय में पढ़ने वाले हैं। निश्चित रूप से बच्चों आप भी बाजार जाते हैं और बाजार का लुत्फ उठाते हैं। बाजार आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और बाजार जब जाते हैं तो एक अलग ही अंदाज होता है। ठीक है, कई बार तो हम अपनी आवश्यकता पड़ने पे बाजार जाते हैं, कई बार हम अपनी मौज मस्ती के लिए भी बाजार जाते हैं। तो जिनेंद्र कुमार का ये जो चैप्टर है बच्चों आपके सामने ये बात लेकर आया है कि बाजार कब सार्थक होता है, हमारा बाजार जाना कब सार्थक होता है, बाजार की क्या उपयोगिता है। बाजार सिर्फ मनोरंजन की वस्तु नहीं है, बाजार के पीछे अर्थशास्त्र काम करता है और कैसे कैसे लोग हैं जो बाजार का सही सदुपयोग करते हैं। नहीं तो कई बार आपने ये भी देखा होगा कि बाजार ग्राहकों को लूटने के लिए भी बैठा है। अभी आप जिस संस्कृति को आप बाजार में देख रहे हैं, जैसे कि मॉल संस्कृति है, जिस तरह के बिग बाजार बने हुए हैं, जिस तरह के नेशनल हैंडलूम्स बने हुए हैं, ये बच्चों आप देखते हैं कि बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं आपको। अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब आप बाजार जाते हैं तो ये सारी चीजें इस तरह से तैयार करके रखी जाती है कि आपका मन हो ही जाता है कि हाँ मुझे ये चीज लेनी है, अरे ये चीज तो मेरे पास है ही नहीं, और आपका मन कहीं ना कहीं उन बातों में उलझने लगता है। और उस समय यदि बच्चों आपके पास हुए पैसे, अगर आपके पॉकेट में उस समय रुपए हैं तो निश्चित तौर पर आपको उस बाजार का जादू क्या करता है, आमंत्रित करता है और कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, उस बाजार में अपने पैसे को खर्च कर ही देते हैं, चाहे आपको आवश्यकता है या नहीं। हाँ, तो मैं बता रही थी बच्चों आपको कि इस पार्ट में आपको 3-4 तरह के लोग दिखाई देंगे जो लेखक के मित्र हैं। और लेखक ने कहा है कि एक मित्र बाजार जाते हैं, बाजार जाकर इतना कुछ खरीद लेते हैं कि वापस आते हुए उनके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है। इसका मतलब है उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी आवश्यकता क्या है और उनको पैसा कैसे खर्च करना चाहिए। दूसरे उनके एक मित्र बाजार जाते हैं, सुबह से शाम तक बाजार में घूमते रहते हैं लेकिन कुछ भी लेकर नहीं आते। उनको भी नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, और वो यह भी कहते हैं कि इतना कंजूस भी नहीं होना चाहिए कि आप बाजार गए और अपनी आवश्यकता की चीज भी लेकर नहीं आए। ऐसे लोगों का उदाहरण देकर कहीं ना कहीं लेखक जिनेंद्र कुमार जी हमें इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के भीतर चल रही कुछ गूढ़ बातों को, रहस्यों को हमारे सामने खोलते हैं और एक बताते हैं कि देखिए कि मनुष्य आज क्या करता जा रहा है कि इस बाजार के चकाचौंध में ऐसा फंसता जा रहा है कि उसे कहीं ना कहीं उसने अपनी आर्थिक व्यवस्था को ही क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। अब इस कहानी में यही कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व भी हमारे सामने आता है भगत जी का, जिसमें लेखक ने ये बताया है कि एक भगत जी भी हैं, चूरन बेचने का काम करते हैं, बड़े ही संतोषी प्रकृति के आदमी हैं। ठीक है, और वो बाजार जाते हैं, उनके पास साइकिल है, वो बच्चों से मिलते हैं, बाजार में सबको जय जय राम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार के प्रति उनका आग्रह नहीं, आग्रह है नहीं, या बाजार से वो द्वेष रखते हैं, नहीं, बाजार को वो खुले ही आंखों से निहारते हैं और बाजार के प्रति कोई द्वेष उनके मन में नहीं है। लेकिन उनको पता है कि मेरी आवश्यकता क्या है, मेरी आवश्यकता, उनकी आवश्यकता पंसारी की दुकान पर जाकर पूरी हो जाती है और वो पूरी चांदनी चौक को खुली आंखों से देखकर उस पंसारी की दुकान तक पहुंचते हैं। उनको जितने रुपए का जीरा और नमक चाहिए होता है ले लेते हैं और वापस आराम से आते हैं, अपना चूरन बनाते हैं और चूरन जो बन गया उनका, और उनको जितना चूरन बेचना है निश्चित कर लिया उन्होंने कि मुझे एक दिन में इतने रुपए का चूरन क्या करना है, बेचना है। शेष बचे हुए चूरन को वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों में उसको बांट देते हैं और यहाँ से उनको बहुत आत्मसंतोष मिलता है। कोई भी व्यक्ति उनको 6 आने से ज्यादा रुपए नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मानस में एक संतोष की भावना है और वह खुद भी सुखी है और उनको देखने वाले लोग भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। तो बच्चों आप ये कहोगे कि क्या मैम आज की इस महंगाई के युग में इतना कम कमा लेना ठीक है, सही है क्या?
तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर ये देती हूँ कि जैनेन्द्र कुमार जी ने इस निबंध के माध्यम से हमें ये बताया है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पता होनी चाहिए, आवश्यकता के अनुरूप उसको खर्च करना आना चाहिए, उसके साथ साथ बाजार ऐसा होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर व्यक्ति के काम आ सके। आज अगर आपका एग्जाम है, आज आपको पुस्तकों की आवश्यकता है, तो वह पुस्तक उस मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ने पर बाजार हमारे काम आता है, तो बच्चों निश्चित रूप से वो बाजार हमें सार्थकता प्रदान करता है। लेकिन अगर बाजार आपको लूटने के लिए बैठा है, तो ऐसा अर्थशास्त्र लेखक की दृष्टि में अनीति शास्त्र है। वह कहीं ना कहीं मनुष्यों को क्या कर रहा है, समाज के लोगों के लिए एक लूटपाट और क्या कह सकते हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए बैठा है। तो आइए आप और हम बड़ा ही अच्छा वैचारिक निबंध है, इस पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे इसको। और उससे पहले आज अपन सबसे पहले लेखक का परिचय पढ़ते हैं, जैनेन्द्र कुमार का। मुंशी प्रेमचंद की तरह ही इन्होंने भी अपने लेखन की धूम मचाई है और मनोवैज्ञानिक निबंध लेकर आने वाले, मनोवैज्ञानिक कहानियां लेकर आने वाले जैनेन्द्र कुमार जी के विषय में आप और हम पढ़ते हैं। देखेंगे स्क्रीन पर। जैनेन्द्र कुमार पार्ट 12। ये तस्वीर जैनेन्द्र कुमार जी की है और देखेंगे हम कि इनका जन्म 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध इनके उपन्यास हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब इनके कहानी संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके विचार प्रधान निबंधों का संग्रह है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म और ये इनका रचना संसार है। यहाँ देखिए बच्चों, आपको दिए गए हैं प्रमुख पुरस्कार जो इनको प्राप्त हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। अब देखेंगे कि निधन हुआ था 1990 में। देखिए 1905 में जन्म होता है और 1990 में आपका निधन हो जाता है। इनकी एक अच्छी पंक्ति ली गई है कि यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है, वही तो असमर्थ है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए हैं, वे यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। यथार्थ का अर्थ होता है बच्चों सच्चाई। किसी व्यक्ति ने अगर सच्चाई को जान भी लिया है और सच्चाई अगर थोड़ी कटु भी है, तो अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, विवश नहीं होना चाहिए। सपने हमेशा देखते रहने चाहिए और सपनों को पूरा करने के लिए साथ में उसको कर्मशील भी होना है, उसे निरुत्साही नहीं होना है। बच्चों नहीं, आपने देखा होगा कि अभी कोरोना महामारी के काल में आपके स्कूल्स बंद हैं, ठीक है, कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ये मान के बैठ जाएं कि नहीं स्कूल बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया है, ऐसा है वैसा है, तो अगर निराशा में खो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। लेकिन यही स्टडी जब आप ऑनलाइन सोर्सेस से कर रहे हैं, कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कि आपके दिमाग में ये स्वप्न चल रहा है कि नहीं आने वाला समय अच्छा होगा, निश्चित रूप से हम इस महामारी से निजात पाएंगे और आने वाला समय क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो हमेशा आप सपने देखते रहिए और उसके साथ साथ आशावादी दृष्टिकोण को बना के रखिए। और यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकते हैं, चाहे यथार्थ कितना भी विकट हो, सच्चाई चाहे कितनी भी विकट हो, लेकिन हमें निरुत्साह नहीं होना चाहिए। अपने भीतर एक उत्साह को सदैव बनाकर रखना चाहिए। देखेंगे कि हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार, बच्चों आप सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा गया है, कथा सम्राट भी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक समाज के सामने, समाज के यथार्थ से जुड़ी कहानियों को हमारे सामने रखते हैं। तो अगर मुंशी प्रेमचंद जी का जितना साहित्य के क्षेत्र में सम्माननीय नाम है,
वैसा ही नाम किसका है बच्चों, जिनेंद्र कुमार का। यहाँ देखिए हिंदी में प्रेमचंद के बाद, अगर प्रेमचंद के बाद अगर किसी का नाम आता है तो महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जिनेंद्र कुमार का अवदान यानी उनका जो योगदान है बहुत ही व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। उन्होंने भी बहुत कुछ उम्दा साहित्य समाज के लिए लिखा है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया है। देखिए बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं उसमें आपको आदर्शवाद मिलेगा और आदर्शवाद के आगे जाकर उनकी जो कहानियां हैं आदर्श के साथ साथ यथार्थ से जुड़ गई। ठीक है, तो यथार्थवादी कहानी आदर्श से लेके वो यथार्थ की तरफ आए, समाज के सत्य को सामने लेकर आए। अब यहाँ पर बात जिनेंद्र कुमार जी की जब होती है तो हिंदी में उनको किस योगदान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है कि उन्होंने क्या किया, कहानियों को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। मनुष्य के भीतर क्या चल रहा है, ठीक है, पात्रों के अंदर की ऊहापोह को उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किया है। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। देखिए इनके परख, सुनीता और जो त्यागपत्र जो उपन्यास हैं वो ऐसे उपन्यास है जिसने ये सिद्ध कर दिया कि ये कैसे उपन्यासकार है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। और इसके साथ ही देखेंगे कि इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राज्य कन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। बच्चों, कालजयी रचना का अर्थ ये होता है कि कालजयी जो रचना है वो उस रचना को कहा जाता है जो हर काल पर विजयी है, यानी कि ऐसी रचना जिसको किसी भी समय में पढ़ा जाए वो क्या करेगी, आपको आनंद देगी, आपको प्रेरणा देगी और वो हर समय किसी न किसी रूप में पाठकों के लिए क्या होगी, उपयोगी होगी। कथाकार होने के साथ साथ जिनेंद्र जी की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। बच्चों, चिंतक उसे कहा जाता है जो समाज की चिंता करता है, चिंता के साथ साथ अपने चिंतन के द्वारा कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे कि समाज का क्या होता है, भला होता है। तो निश्चित रूप से ये कथाकार तो है ही, उसके साथ साथ क्या है, एक सामाजिक चिंतक भी है। बहुत सरल और अनौपचारिक से दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति और दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु का अर्थ होता है बच्चों बड़ा ही सुंदर उपयोग, सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये गांधीवादी विचारधारा से बहुत ही प्रभावित है और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। यहाँ पे देखिए पंक्ति बताती है कि कहीं न कहीं ये गांधी जी से और गांधी जी की विचारधारा से बहुत ही ज्यादा दिल से जुड़े हुए थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। और आइए देखते हैं कि बाजार दर्शन चैप्टर में ये कहना क्या चाहते हैं। बाजार दर्शन जिनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ये बात बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि वे इस बात को जाने लेखक कौन है, लेखक की रचना क्या है, रचना का प्रकार क्या है, ये कहानी है या निबंध है, यात्रा वृतांत है या आलोचना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आपका व्याख्या से संबंधित जो आपके पठित अंश से आती है। अगर व्याख्या आ जाती है बाजार दर्शन से तो आपके पास सीधे सीधे प्रसंग में होना चाहिए, ठीक है, संदर्भ में होना चाहिए कि बाजार दर्शन जिनेंद्र कुमार के द्वारा विरचित या रचित निबंध है। ठीक है, ये गद्यांश यहाँ से लिया गया है। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है। तो ये तीन चीजें आपको बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनना चाहिए कि बाजार दर्शन जिनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। निबंध तो इन्होंने बहुत लिखे हैं लेकिन ये एक महत्वपूर्ण निबंध की कोटि में आता है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का सुंदर संयोग देखा जा सकता है। आप इसमें देखोगे कि इसमें गहरे विचार हैं और साहित्य का सौंदर्य भी कहीं ना कहीं इसमें बिखरा हुआ है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हो गई।
ऐसी बात नहीं है कि ये नया विषय लेकर आए हैं। यानी उपभोक्तावाद, बाजारवाद पर पहले से ही चर्चा तो शुरू हो गई, काम तो शुरू हो गया, लेखन भी शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, पर कई दशक पहले लिखा गया जिनेंद्र का लेख कई वर्षों पहले लिखा गया है, और दशक का यानी 10 वर्षों पूर्व, ठीक है, आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। उपभोक्तावाद क्या है, बाजारवाद क्या है, इस बात को समझाता है इनके द्वारा लिखा गया ये लेख। लेख कौन सा, बाजार दर्शन, जिसको यहाँ किसकी संज्ञा में विधा में रखा गया है, निबंध की विधा में रखा गया है। आप देखेंगे कि लिखा है, वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं। मैंने बच्चों अभी आपको बताया कि लेखक ने अपने कुछ ऐसे मित्रों के अनुभव आपके साथ साझा किए हैं जो बाजार जाते हैं और कैसे बाजार का उपयोग करके वापस लौटते हैं। तो देखेंगे हम कि इन्होंने क्या कहा। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत हमें अपना गुलाम बना लेती है। जब हम बाजार जाते हैं और बाजार को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारे पास ये होना चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर उस समय होते हो हमारे पॉकेट में पैसे, तो निश्चित रूप से हम क्या करते हैं, उस बाजार के आकर्षण में फंसे बिना नहीं रहते। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक धमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। अब आप एक बात इसको अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि आपको पता ही नहीं है कि आपकी जरूरत क्या है, ठीक है, आपने तय ही नहीं किया बाजार जाने से पहले कि मैं बाजार जा क्यों रहा हूँ, क्या पर्पस है मेरे बाजार जाने का और मुझे बाजार से लेना क्या है, तो आपको क्या करेगा बाजार, आप उसकी बाजार की आप जब चमक दमक को देखेंगे, ठीक है, आप उसमें फंसेंगे और उस समय बाजार आपके संतोष को क्या कर देगा, तोड़ देगा। यानी जो आपके अंदर मूल्य है आप काफी संतोषी हैं, लेकिन वो बाजार ऐसा शैतान का जाल है कि आपको क्या बना देगा, आपके अंदर असंतोष की भावना भर देगा। आपको लगेगा कि मेरे पास जो कुछ भी है वो बहुत ही कम है। आपके मन में तृष्णाएं आने लगेगी, प्यास बढ़ने लगेगी कि नहीं मेरे पास ये वस्तु भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये सजावट का सामान भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और आप दूसरों से क्या करने लगेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे। आप दूसरों से जलन की भावनाएं आपके भीतर आपके विकसित होंगी और वो आपको ऐसी घायल करेगी कि आप हमें सदा के लिए बेकार बना सकती है। और निश्चित रूप में जब आपके अंदर देखिए असंतोष की भावना, तृष्णा की भावना और ईर्ष्या की भावना जब आएगी तो आपके कहीं ना कहीं अच्छे मूल्यों का या आपके गुणों का हासिल होगा जो आपको क्या कर सकता है, बेकार बना सकता है। देखेंगे इस मूल भाव को जिनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की है कि उसको इस बात को कई दृष्टिकोणों से आप तक पहुंचाया जाए, कहीं दार्शनिक बनकर तो कहीं किस्सा गो, कहीं वो ऐसा लगता है कहानीकार के रूप में आपको कुछ समझा रहे हैं और कहीं ना कहीं दार्शनिक दर्शन की बातों को कि क्या होना चाहिए क्या है, ऐसा करके वो आपको समझाते हैं। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। और अपनी अंतिम पंक्ति में ये कहते हैं कि अगर ऐसा बाजार जो मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति न करके सिर्फ इसलिए सजा के खड़ा किया गया है कि वो लोगों को लूटने के काम आए, तो उसके पीछे के अर्थशास्त्र को लेखक ने देखिए केवल बाजार का पोषण करने वाले फिर अर्थशास्त्र को उन्होंने अर्थशास्त्र ना कहकर किसकी संज्ञा दी है बच्चों, अनीति शास्त्र की। अनीति का अर्थ होता है जो नैतिक नहीं है, जो नियम के अनुकूल नहीं है, जो कहीं ना कहीं लोगों को लूटने के लिए ही काम कर रहा है। चलिए, निश्चित रूप से आपको कुछ बातें इसकी समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी हम इस निबंध की एक एक पंक्ति को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से, गद्यांश की दृष्टि से, व्याख्या की दृष्टि से, प्रश्नोत्तर की दृष्टि से ये पाठ हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखेंगे आगे।
बाजार दर्शन, बाजार को देखना। एक बार की बात कहता हूँ कि मित्र बाजार गए तो थे, कोई एक मामूली चीज लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। ये पहले मित्र की बात है बच्चों, ध्यान देंगे कि एक बार की बात है। क्या समझाते हैं वो कि मित्र तो गए, उनके कहाँ गए, बाजार गए। देखिए, तो आप इसमें डाल सकते हैं कि पहले मित्र गए हैं और जब आए हैं तो बहुत से बंडल उनके पास है। तो पहले मित्र गए बाजार और खूब शॉपिंग किए। मैंने कहा यह क्या बोले, यह जो साथ थी। यहाँ देखिए साहब, कुछ भी काम हो सारा श्रेय आदमी लोग क्या कर देते हैं, पत्नी को दे देते हैं। हाँ, और लेखक इसको बात को मानेंगे भी। अब उनके मित्र क्या कहते हैं, कौन साथ में थी, उनकी पत्नी साथ में थी, और पत्नी साथ में थी तो नेचुरल सी बात है कि इतनी शॉपिंग तो फिर होनी चाहिए। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, यानी वो तो कुछ नहीं लेने वाले थे, लेकिन ये सारा खर्चा किसने करवाया, पत्नी देवी ने। उस महिमा का मैं कायल हूँ। लेखक स्वयं मानते, हाँ मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि पत्नी यदि साथ बाजार गई हो तो निश्चित रूप से वो आपके पैसों को क्या करवा सकती है, खर्च करवा सकती है। आदिकाल से ही इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है। देखिए, आदिकाल जहां से कि समय का प्रारंभ होता है, वहां से ही ये बात स्वीकार कर ली गई है कि पत्नी ज्यादा पैसा खर्च करती है अगर वो पति के साथ है, अगर वो बाजार गई है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, स्त्रीत्व का प्रश्न है। यहाँ पर उसके व्यक्तित्व की बात ना कहें, ये स्त्रीत्व की बात है। अगर कोई स्त्री है और अगर वह खर्च ना करे तो फिर खर्च करने वाला कौन है। इसके साथ साथ अगर स्त्री धन माया नहीं जोड़ सकती है तो फिर जोड़ ही कौन सकता है। देखिए, ये दर्शन की बात भी समझाइए। यहाँ पर स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ू, यानी महिलाएं ही तो घर चला सकती हैं, उनको ही तो सारी चीजें देखनी होती है, आगा पीछा सोचना पड़ता है। फिर भी सच सच है और वह यह है, देखिए वह सच क्या है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। अंडरलाइन करें, पत्नी की ओट ली जाती है। पुरुष क्या करते हैं, हर मामलों में पत्नी को आगे कर देते हैं और स्वयं पीछे हो जाते हैं। यदि उनकी इच्छा नहीं होती तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता। और मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं, क्या कर देते हैं, सारा धरा करा किसको कह देते हैं, पत्नी का नाम लेके खुद पीछे हट जाते हैं, जैसा कि मित्र ने किया। अगर मित्र चाहते तो विवेक से काम करते, ठीक है, पत्नी के कहने पर भी वो उतना ही खर्च करते, लेकिन उन्होंने सारा खर्च करने के बाद क्या नाम दे दिया कि पत्नी जो साथ में थी। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। अब लेखक कहना चाहते हैं कि इसमें पत्नी की बात ना मानिए आप, इसमें एक और तत्व भी है जिस पर अपन ध्यान दें तो वो हमारे सामने आएगा। वो क्या है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पत्नी साथ हो तो भी क्या फर्क पड़ता है यदि आपके पॉकेट में पैसे ही नहीं हैं, लेकिन यदि आपके पॉकेट में पैसे हैं, अगर आपका मनी बैग फुल है, फिर देखिए क्या एनर्जी आती है शॉपिंग करने के लिए। निश्चित रूप से बात सही है बच्चों। पति पत्नी दोनों बाजार गए और मनी बैग फुल है तो वो वापस सामान लेके ही घर लौटेंगे। पति पत्नी साथ गए लेकिन मनी बैग खाली है तो वो अब जिस स्थिति में गए थे उस स्थिति में वापस भी आ सकते हैं। तो लेखक का जो विचार कि इस बात के पीछे इस महत्वपूर्ण बात को, इस तत्व को भी नहीं भूलना चाहिए। और वो तत्व क्या है, यहाँ अंडरलाइन कर लें आप, पैसे की गर्मी या एनर्जी। यदि पैसा है तो वो खर्च होगा भी। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ क्या कहा गया है नेक्स्ट। यहाँ कहा गया है कि इस मनी बैग की बात के साथ लेखक ने क्या कहा है, देखेंगे कि पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास मालटाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। यदि आपके पास पैसा है तो वो पैसा दिखेगा आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, आपके व्यक्तित्व में, आप जहां रहते हैं तो वो पैसा दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पे ये कहा गया है
अगर माल टाल ना जमा हुआ तो फिर आपका पैसा कुछ पता ही नहीं चलता लोगों को कि वास्तव में आपके पास पैसा है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब किताब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। ये आपका जो बैंक बैलेंस है वो तो सबको नहीं दिखता, लेकिन आपने अपने सराउंडिंग क्या क्या इकट्ठा कर रखा है, क्या क्या माल है आपके पास, कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, ठीक है, कितने नौकर चाकर हैं, ठीक है, ये सारी चीजें तो अनदेखे भी दिखते हैं। यानी ये तो सब लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं प्रत्यक्ष। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। और आप देखते हैं लेखक कहते हैं कि पैसे की उस परचेजिंग पावर में आपके पास कितना पैसा है, आप क्या क्या खरीद सकते हैं, आपकी खरीदने की सामर्थ्य कितनी है, यही क्या है बच्चों, लेखक ने कहा है पावर का रस है। यदि आपके पास पैसा है और फिर आप कितनी शॉपिंग कर सकते हैं, उसके साथ साथ तभी तो पता चलेगा, तभी तो आनंद आएगा कि आपके पास पैसा कितना है और आप कितना दिखावा कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आज हमने लेखक परिचय पढ़ा, पाठ को शुरू कर दिया और हमने ये बताया कि एक मित्र के अनुभव को साझा किया है लेखक ने। बाजार गए, शॉपिंग कर आए, पत्नी को नाम दे दिया, फिर लेखक ने बताया कि नहीं, पत्नी के साथ साथ एक और तत्व है। वो तत्व क्या है? पैसा, मनी बैग। अगर मनी बैग है, पैसा है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं दिखेगा और कहीं ना कहीं खर्च होगा। और फिर लेखक ने क्या कहा है कि पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। यदि पैसा है तो ही मनुष्य क्या कर सकता है, उस परचेजिंग पावर को उपयोग में ला सकता है। यानी कहीं ना कहीं पैसा होगा तो परचेजिंग भी होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।